हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रॉयल्स एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे ज्योग्राफी के 6th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का, जिसमें हम इस एस्ट्रोनॉमी के इस पूरे भाग को हम बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे। तो आज हम सौरमंडल में सूर्य के बारे में जानेंगे। तो सूर्य अथवा सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये हमें पता है। यह हमारा एक युवा तारा है, यह भी हमें पता है। और इस सूर्य की तरफ हमारी पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि सूर्य से बहुत सी इम्पोर्टेंट किरणें जो भी आती हैं हमारे पास, जैसे उसमें से जो भी हमारे पास प्रकाशीय ऊर्जा आती है तो वो हमारे लिए प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, जिससे हमारे पृथ्वी जगत में जैव रासायनिक अभिक्रिया होना प्रारंभ होती है। और यह प्रकाश ऊर्जा जो होती है यह हमारे जलवायु में और हमारे मौसम को भी प्रभावित करती है, जिससे हमारा जीवन जगत हरा भरा बना हुआ है। अब हम देखते हैं सूर्य के एक्चुअल निर्माण के बारे में कि सूर्य में आखिर है क्या। सूर्य की सतह का निर्माण जो है हाइड्रोजन से, हीलियम से, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियॉन, कैल्शियम और क्रोमियम जैसे तत्वों से हुआ है। अब हम देखते हैं इसके कोर को। सूर्य का मेन थीम उसके कोर में होता है। तो ये उसका जो कोर है सूर्य का, इसमें हम देखते हैं कि इसका घनत्व जो है वो लगभग 150 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, जो पानी के घनत्व का लगभग 150 गुना है और सीसा का लगभग 12 गुना होता है। हम देखेंगे कि सूर्य का तापमान जो है 15.7 करोड़ केल्विन के करीब है, जो कि बहुत ही अधिक है। सूर्य के कोर की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके विपरीत सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 केल्विन है। ठीक है, तो अब हम लोग हमेशा बात करते हैं कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता रहता है, संलयन होता रहता है। तो अब जैसे हमारे यहाँ हम लोग अपने यहाँ नाभिकीय संयंत्र में हमारे यहाँ यूरेनियम का विखंडन होता है, जब इसके ऊपर हम लोग न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, उसी प्रकार सूरज में भी जो उसकी एक श्रृंखला होती है वो प्रोटॉन प्रोटॉन श्रृंखला के नाम से होती है। उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन श्रृंखला आपस में एक चरणबद्ध श्रृंखला के रूप में चलती है, जिससे नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है संभव हो पाती है। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है कि हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित हो रहा है। ठीक है, अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक परस्पर एक होकर एक भारी तत्व का निर्माण कर देते हैं तो वह नाभिकीय संलयन होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। अब हम देखते हैं कि ये देखिए हमारे सूर्य के कोर का एक चित्र है, जिसमें ये हमारा पूरा एक कोर है। इसके बाद से इतना हिस्सा हमारा रेडियो एक्टिव जोन है, जिसे हम विकिरण जोन भी कह सकते हैं। इसके ठीक बाद जैसे ही हम विकिरण जोन से हम पार करते हैं तो वहाँ पे एक टैको लाइन आता है। उस टैको लाइन को जैसे ही हम पार करेंगे तो हम संवहन जोन में पहुँच जाएंगे। उसके बाद ये बाहरी क्षेत्र इसका कोरोना का है। हम इस ग्राफ के बाद एक हैंडमेड ग्राफ है, इसमें हम सूर्य की फंक्शन को अच्छी तरीके से जानेंगे। अब ये हमारा हैंडमेड है। ठीक है, ये सूर्य का हमारा ये हिस्सा कोर हिस्सा है हमारा ये। अब इसमें होता क्या है कि ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान है। ठीक है, जैसा हमने तभी बात की थी कि इसकी डेंसिटी 12 गुना अधिक होती है ग्लास से। और यहाँ पर हीलियम होती है, कोर है। हीलियम तो भारी गैस होती है ना, और हाइड्रोजन हल्की गैस होती है। तो जाहिर सी बात है कोर मजबूत होता है, भारी गैसों का बना होता है, तो हीलियम से ही बना होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कोर के ठीक बाद यहाँ पे विकिरण पेटी है। विकिरण पेटी में ढेर सारे रेडिएशंस आवागमन करते हैं, गतिशील रहते हैं। इसमें हम एक्सरे को देखते हैं, गामा रेस को देखते हैं, फोटोन को देखते हैं। फोटोन क्या होता है? फोटोन जो ऊर्जा का एक वाहक के रूप में काम करता है हमारे लिए। ठीक है, अब इसमें विकिरण आ कहाँ से रहे हैं? जो यहाँ पे हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन लगातार हो रहा है, किस श्रृंखला के थ्रू हो रहा है? फोटोन फोटोन श्रृंखला की अभिक्रिया जो हो रही है उसके थ्रू जो आ रहा है इसमें। तो यही सब एक्स रेज, गामा रेज, फोटोन इस विकिरण पेटी में संचरण करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम इस विकिरण पेटी को पार करेंगे तो हमने पढ़ा था कि ये जो लाइन होती है एक पूरी, ये होती है टैको लाइन। ठीक है, इस टैको लाइन को हम जैसे पार करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने संवहन पेटी में, यानी कन्वेंशनल जोन में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो बड़े बड़े ब्लॉक्स दिख रहे हैं ये सेल्स हैं हमारे। ये सेल्स आगे जाके धीमे धीमे छोटे होते जाते हैं। तो जब ये सेल्स छोटे होते जा रहे हैं तो यानी ये हल्की गैसें होंगी, ये भारी गैसें होंगी। ये सेल किससे बने होंगे? भारी गैसों से और हल्की गैसों से मिलकर बने होंगे।
तो जो भी इसमें हल्की गैसें होंगी वो कौन होगा, हमारा हाइड्रोजन, और जो भी हमारी भारी गैसें होंगी वो हमारा हीलियम होगा। ठीक है, कुछ मात्रा में। अब हम देखते हैं कि सूर्य के नॉर्थ पोल में, जिसको हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, ठीक है, अब होता यह है कि हमारी गैसें यहाँ से प्रेशर से हमारी गैसें इन सेलों के द्वारा पार होती हैं और तेजी से सोलर फ्लेयर के रूप में बाहर की ओर निकलती हैं। तो कुछ जो होती हैं अपने उत्तरी ध्रुव की तरफ मुड़ जाती हैं, जिसे हम चुंबकीय ध्रुव भी कहते हैं, और कुछ सीधे ब्रह्मांड में निकल जाती हैं और हमारे प्लैनेट तक पहुंचती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सूर्य का ये जो हिस्सा है, संवहन पेटी का बाहरी हिस्सा, इसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ तक तो गैसें आती हैं, तो यहाँ से कुछ गैसें ऊपर की तरफ जाती होंगी। जैसे हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है, वैसे ही सूर्य का भी एक वायुमंडल होगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसे क्रोमोस्फीयर कहते हैं। तो जब फोटोस्फीयर पे सारी गैसेस होती हैं, वो 6000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे रहती हैं, और जब वो कुछ दूरी ट्रैवल करती हैं, क्रोमोस्फीयर के पास जाती हैं, तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी तापमान में कमी आएगी। तो जब वायुमंडल में पहुंचती है तो वहाँ लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका लगभग हो जाता है। अब ये तो चक्र है कि सूर्य के वायुमंडल तक कैसे गैस प्रवेश की हमारी, मगर हम एक चीज़ ये देखते हैं कि सौर कलंक क्या है। हम अपनी पृथ्वी से जब सूरज की ओर देखते हैं तो हम उसमें कुछ काले काले धब्बे देख पाते हैं। तो ये धब्बे हैं क्या आखिर में? तो इन धब्बों के बारे में ये का एक सौर कलंक का एक चक्र चलता है। इस चक्र में ये है कि अब ये सेल्स हैं, मान लीजिए हमारी, ये सेल्स में से हमारी गैसेस उष्मा हमारी तेजी से बाहर की ओर निकली। ठीक है, अब होता है कि उष्मा एनर्जी तो हमारी ब्रह्मांड में चली गई, मगर गैसेस ब्रह्मांड में नहीं जाती हैं, गैसेस वापस रिटर्न होके आती हैं। अब गैसेस जो रिटर्न आ रही हैं ये भी तो गर्म है। अब जब ये गैसेस वापस से लौटेंगी तो किसी ना किसी जगह पे तो ये गैसेस उतरेंगी, और जिस जगह पर ये उतरेंगी, अब मान लीजिए यहाँ से गैसेस लगातार निकल रही है, तो अब इससे सीध में तो उतर नहीं सकती हैं। ठीक, इसके बगल में कहीं खाली जगह होगी तो वहाँ पे ये उतरेंगी, और इसकी अपेक्षा ये गैस थोड़ी सी ठंडी होगी। ठीक है, तो यही धब्बा हमें पृथ्वी से दिखाई देता है और इसे हम सौर कलंक कहते हैं। और ये देखने की बात है इसमें कि जितना बड़ा सौर धब्बा होगा, जितना बड़ा सौर कलंक होगा, उतनी ही ज़्यादा मात्रा में गैसेस निकली होंगी और वापस से रिटर्न आई होंगी। ठीक है, ये देखिए हमारे फ्लेयर्स कुछ इस तरह के हैं जो हमारे सन से देखिए किस तरह से लपटे उठ रही हैं। ये देखिए, अब ये देखिए एक इसका वीडियो है हमारे पास सोलर फ्लेयर का, कि अब देखिए ये हमारा सूर्य है और इस सूर्य में देखिए कैसे ये धब्बे बन रहे हैं लगातार। जो धब्बे हैं हमारे, ये कैसे धब्बे बन रहे हैं, ये धब्बे को इन धब्बों को देखिएगा आप, ये धब्बे जहाँ से देखिए गैसेस कितनी तेज़ी से बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये नासा के द्वारा एक सूर्य मिशन भेजा गया था, जिसमें ये देखा गया कि कैसे हमारे सन से फ्लेयर देखिए कैसे निकल रही हैं। ये देखिए हमारे फ्लेयर्स कैसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सूर्य है, कितनी सारी गैसेस, कितने सारे फ्लेयर्स इसमें से बाहर आ रही हैं। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, हम वापस इस पे आ गए। तो अब देखिए होता ये है कि सौर कलंक का एक सौर चक्र होता है। ये सौर चक्र होता कैसे है? तो यहाँ पे कुछ डिग्री एंगल पे 40 डिग्री इसका जो अक्षांश होता है, और यहाँ से इक्वेटर से, सूर्य का भी तो कोई इक्वेटर होगा, वो भी तो गोल है। ठीक, तो इक्वेटर से जब ये सौर कलंक चलता है इधर, तो इस दिशा में जाने में उसको लगभग 5.5 वर्ष लगते हैं, और जब वो रिटर्न आता है 40 डिग्री के बाद ठीक नीचे, तो इसमें भी उसे 5.5 वर्ष लगते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि एक सौर चक्र पूरा करने में पूरे 11 वर्षों का समय लगता है। अब जो है हम ये देखते हैं कि हमारे सब सौर इक्वेटर से जब सौर कलंक बनेगा, सौर चक्र जब चलेगा, तो सबसे ज़्यादा गैसेज, सबसे ज़्यादा एनर्जी किधर से निकलेंगी? जाहिर सी बात है इक्वेटर की तरफ से निकलेंगी, और जैसे जैसे वो नॉर्थ की तरफ जाता जाएगा, यहाँ पे गैसेस कम निकलेंगी। ठीक है, तो ये था हमारे सन में
हम देखेंगे कि वायुमंडल में देखते हैं तो बहुत सारी गैसेस कभी कभी निकली हुई होती हैं। सूर्य के वायुमंडल में ऐसे ढेर सारी गैसेस निकली हैं, ठीक है। अब ये गैसेस जब अचानक वापस से जब सूर्य की तरफ आती हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो होता ये है कि यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जो वैक्यूम हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोरोना। ओके, तो जय हिंद दोस्तों।